host is a prolific filmmaker and screenwriter who SS Rajamouli. सबसे पहले बनाई जाती है कहानी और उस कहानी के अंदर लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स, उनके एक्शन और उनके लोकेशंस। देन उन सबको मिला के बनाया जाता है एक स्क्रीन प्ले। और अगर आप लोगों को स्क्रीन प्ले की इम्पोर्टेंस को समझना है तो आप लोग फिल्म देखो मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो की कहानी और बाहुबली की कहानी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फर्क इतना है कि एक का स्क्रीन प्ले इतना टाइट है जिसकी वजह से वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है और दूसरे के स्क्रीन प्ले की वजह से वो एक डिजास्टर फिल्म बन जाती है। और अगर आप लोग राजामौली जी का स्क्रीन प्ले देखोगे तो वहाँ पे आपको इंटरवल सीक्वेंस ज़्यादा बेटर नज़र आता है एज कम्पेयर टू क्लाइमैक्स सीक्वेंस। बट ऐसा होता क्यों है, तो आपको आरआरआर के इस फाइट सीक्वेंस के साथ में समझो कि इससे पहले आप लोगों ने फिल्म के अंदर क्या क्या देखा था। एक लड़की किडनैप हो चुकी है, भीम उसको ढूंढने के लिए दिल्ली आ चुका है, भीम जेनी से मिलता है, जेनी उसको मल्ली से मिलाती है एंड इसके बाद में फिर वो इनके बंगले के अंदर जाता है और ये फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। अब इस फाइट सीक्वेंस से पहुंचने से पहले आप लोग इस बिल्डअप को देखा था और ये जो बिल्डअप है ना वो 1.5 घंटे तक दिखाया जाता है। 1.5 घंटे के बिल्डअप के बाद भी ये फाइट सीक्वेंस आया था और इसी के कंपैरिजन में आप लोग RRR का क्लाइमैक्स देखो। भीम को सीता मिलती है, सीता राम के बारे में बताती है भीम को एंड भीम जेनी से मिलकर के ब्लूप्रिंट लेता है उनकी बिल्डिंग की, फिर बाद में वो जेल के अंदर चला जाता है एंड देन क्लाइमैक्स से शुरू हो जाता है। अब आप लोग बात नहीं मानोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो बिल्डअप था ना कि कितने से कितने मिनट तक के अंदर उन्होंने करा था। आई थिंक ऑलमोस्ट 4 मिनट के अंदर अंदर। और इंटरवल सीक्वेंस को सिर्फ बिल्डअप ही बेस्ट नहीं बनाते हैं, उसके पीछे कुछ और भी कुछ लेयर्स होती है जो कि राजामौली जी उनकी पिक्चरों के अंदर यूज करते हैं, जिसमें से सबसे पहली लेयर होती है चैलेंजिंग। अब बाहुबली में काल के से लड़ने से पहले एक जो वो चैलेंज दिया जाता है कि जो भी जीतेगा वो महेशमती सिंहासन की गद्दी के ऊपर विराजमान होगा। उसके बाद एक और लेयर इसके अंदर ऐड होती है जहाँ पे उसकी माँ की डिसरेस्पेक्ट की जाती है एंड फिर क्लाइमैक्स की लड़ाई शुरू होती है। एंड सेम ऐसा ही आप लोगों को मगधीरा में देखने को मिलता है जब वहाँ पे चैलेंज होता है कि 100 लोगों को ये मारेगा और अब आप लोग बैठ करके देखते हो कि किस तरीके से उनको मारता है। तो ये फाइट सीक्वेंस में जब चैलेंज ऐड हो जाता है ना तब आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती कि हीरो या फिर विलन कौन जीतेगा, आप लोगों को इस बात की चिंता होती है कि किस तरीके से ये जीतेगा। अब RRR मूवी की फाइट के अंदर इसका ठीक उल्टा होता है। वहाँ पे आप लोगों को कोई चैलेंज देखने को नहीं मिलता, वहाँ आपको ये देखने को मिलता है कि हीरो वर्सेस हीरो। अब ये जो हीरो वर्सेस हीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जो एलिमेंट है, ये इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाता है काफी ज्यादा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। वेल इसमें हीरो वर्सेस विलन होता तो ऑब्वियसली हीरो जीतता, बट इसमें हीरो वर्सेस हीरो है तो इसीलिए हम लोग बैठ करके देखना चाहते हैं कि कौन जीतेगा। बट एक तरफ हमें भीम के इमोशंस समझ में आते हैं कि वो मल्ली को छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो जीतना चाहता है एंड इमोशन इस फाइट सीक्वेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसे राजामौली जी अपने एक्शन में इमोशंस कैसे दिखाते हैं, तो उसका जवाब है सिंपल सा कि वो अपने एक्शन में इमोशन नहीं दिखाते, वो एक्शन होने से पहले वाले इमोशंस को दिखाकर आपको एक्शन दिखाते हैं। नहीं समझ में आया ना, तो चलो आओ मैं तुम्हारों को थोड़ा सा प्रॉपर वे के अंदर समझा देता हूँ। RRR की इन 3 फोटोज को आप लोग देखो और इन तीनों को देखने के बाद में आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी वाली फोटो में आप लोगों को डर नजर आ रहा है, कि कैरेक्टर जो है ना वो डरे हुए हैं। ऑफ कोर्स इस वाली फोटो के अंदर, बट अगर देखा जाए इन दोनों फोटोज को तो इन फोटोज के अंदर डर का रीजन भी आप लोगों को नजर आ रहा है, यानी कि ये विलन भी इस फ्रेम के अंदर है बट स्टिल आपको ये फोटो ज्यादा डरा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इन दोनों कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उन्हीं के एक्सप्रेशंस के ऊपर दिखाई जाने वाली आंखें। एंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अपनी मूवी के अंदर कभी भी कोई भी इमोशंस दिखाना चाहते हो तो आप लोगों को अपने कैरेक्टर की आंखों को दिखाओ, क्योंकि आपके कैरेक्टर की आंखें गुस्सा, डर और उदासी, इन सभी चीजों को आंखें ना जो एक्सप्लेन कर देती हैं। एंड थोड़ी देर के लिए आप लोग देखो इन क्लिप्स को जहाँ पर SS राजामौली जी बिना किसी डायलॉग के अपने कैरेक्टर की सिर्फ आंखें दिखा करके हम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे होते हैं। एंड इमोशंस को जनरेट करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक SS राजामौली जी यूज करते हैं अपने फ्रेम को सेट करके। एंड आप ऑडियंस को फ्रेम में क्या दिखा रहे हो, वही आपकी फ्रेमिंग आपको एवरेज डायरेक्टर से स्मार्ट डायरेक्टर बना देती है। जो खास बात है SS राजामौली जी की, एग्जाम्पल के लिए आप लोग मल्ली को देखो। मल्ली गांव से किडनैप होने के बाद में जब फर्स्ट टाइम आपको स्क्रीन पर दोबारा नजर आती है तो आपको वो किस तरीके से दिखाया जाता है, नोटिस किया है कुछ? नहीं किया तो मैं ही बता देता हूँ। कुछ फ्रेम्स के लिए आप लोगों को इस क्लिप के अंदर सलाखें देखने को मिलती है जो कि दर्शाती है कि मल्ली किसी जेल वगैरह के अंदर बंद है, और यही सलाखें आपको बताती है कि मल्ली की अभी सिचुएशन क्या है, उसे बांध के रखा जा रहा है। बस ये सलाखें वो एलिमेंट है जो कि एक एवरेज डायरेक्टर को एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर बना देती है। अब फ्रेम कैसे सेट करे जाते हैं, तो
फ्रेम के लिए यूज होता है कंपोजिशन टेक्निक। अब इस वर्ड से फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। इसके कई सारे रूल्स हैं, जिनमें से एक रूल आता है रूल ऑफ थर्ड, जहाँ पर ये जो 4 डॉट है, यहाँ पे आप लोगों का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं के इर्द गिर्द नजर आना चाहिए, इधर उधर नजर नहीं आना चाहिए इन्हीं चारों फ्रेम्स के अलावा, तब वो कहलाती है परफेक्ट फ्रेमिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैरेक्टर कुछ थोड़े से साइड हिस्से के अंदर नजर आता है और ऊपर के ज़्यादा कुछ हिस्सों के अंदर कुछ भी ढंग से देखने को नहीं मिलता है, सो इट्स ए बैड फ्रेमिंग। और तब भी आप सोचते हो ना कि डायरेक्टर बुरा था, तो वो इसी वजह से बुरा था क्योंकि उसने फिल्म के अंदर फ्रेमिंग को ढंग से प्रेजेंट नहीं किया है। और ऐसे ही राजामौली जी के कैरेक्टर्स आपको इन्हीं रूल ऑफ थर्ड में देखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ साथ वो यूज करते हैं सेंट्रल कंपोजिशन एंड सिमेट्री, जहाँ पे मेन कैरेक्टर फ्रेम के बीच में नजर आता है और उसके आइडो साइडो के अंदर कुछ ज्यादा हमारे को नहीं दिखाया जाता है, जो सेकंड एलिमेंट वो अपने फ्रेम में यूज करते हैं। और तीसरा आता है लीडिंग लाइट। बाहुबली 2 में शिवगामी का ये जो सीन है उसको देखो, आप लोगों को इस सीन के अंदर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बट आपका जो ध्यान है वो सीधा का सीधा ध्यान शिवगामी के ऊपर जा रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लीडिंग लाइन, ये जो लाइनिंग होती है इन्हें लीडिंग लाइन कहा जाता है। कंपोजिशन टेक्निक के अंदर उन्होंने ये जो टेक्निक है ना वो बहुत सारी जगहों पर करी है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बार यूज करा है। एंड फोर्थ एलिमेंट भी आता है फ्रेम विद फ्रेंड। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक फ्रेम है, उसके अंदर भी एक और फ्रेम है, और ये वाला जो फ्रेम है अब इसे ही फ्रेम विद फ्रेम कहते हैं। एंड इस कंपोजिशन टेक्निक को आप लोग संजय लीला भंसाली की फिल्मों के अंदर बहुत ज्यादा बार नोटिस करोगे। एंड इमोशंस के बाद में आते हैं कैरेक्टर्स जिन्हें राजामौली जी स्टार्टिंग से ही प्लांट करना शुरू कर देते हैं। जैसे शिवा जो है ना वो शिवलिंग को उठा लेता है और उसे देखने के बाद में हमें लगता है कि ये 100-200 लोगों को तो आराम से मार ही देता होगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर को बिल्ड करा जाता है। एंड यकीन मानो कि बाहुबली फिल्म के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सब का इंट्रोडक्शन एक्शन के जरिए हुआ है। अब सिंपल सा कहने का तात्पर्य तो ये बनता है कि एक्शन फिल्म के अंदर कैरेक्टर को आप लोगों को एक्शन के जरिए दिखाया जाता है, वरना एस.एस. राजामौली जी की कॉमेडी फिल्म है मर्यादा रामनी जिसके अंदर एक्शन नहीं है, मेन कैरेक्टर एक्शन नहीं करता है, तो उसका इंट्रोडक्शन तुम्हारे को पता है कैसे होता है? एक डिलीवरी मैन की तरह सिंपल इंट्रो। एंड सिर्फ कैरेक्टर को ही प्लान नहीं किया जाता है, छोटी छोटी चीजों को भी प्लांट किया जाता है, उसका पे ऑफ आपको क्लाइमेक्स आते आते देखने को भी मिल जाता है। और इसी के साथ ही वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसके बाद में 2 तरीके होते हैं, टॉक और विदाउट टॉक, यानी कि कह के बताओ कि कैरेक्टर कैसा है, या फिर बिना कहे भी आप लोग बता सकते हो। जैसे RRR फिल्म के अंदर भीम का कैरेक्टर, भीम का इंट्रोडक्शन होने से पहले क्या होता है, एक ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है जहाँ पे हमें भीम का और भीम की गौड़ जाति के बारे में बताया जाता है। और इसी कन्वर्जेशन के बाद में ये समझ में आता है कि वो जो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने मोटिव को लेकर के कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो इसे करना है वो ये करके ही मानता है। और फिर बाद में भीम को लड़ते हुए हमें दिखाया जाता है। इस तरीके से उसकी क्वालिटीज हमें बता दी जाती है। वहीं पर ही राम का जो कैरेक्टर आता है उसका कैरेक्टर विदाउट टॉक होता है, यानी कि बिना कोई शब्द कहे भी आपको उस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि इसकी क्या सोच है। जब सारे के सारे पुलिस वाले उस इंट्रो में गिर जाते हैं तब एक ही खड़ा होता है, राम। तब हमें समझ में आता है कि ये जो कैरेक्टर है वो कामनेस से भरा हुआ है। एंड उसके बारे में अगला शॉट हमें उसकी आंखों को दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है वो एक फियरलेस कैरेक्टर भी है। फिर बाद में वो एक भीड़ के अंदर कूदता है लड़ने के लिए, जहाँ पर हमें उसकी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो 1 वर्सेस 100 करने के लिए तैयार बैठा हुआ और वो चला भी आता है। एंड अगली लोकेशन के अंदर हमें पता चलता है कि उसका मोटिव क्या है, कि उसको है ना जो एक बहुत बड़ी पोजीशन चाहिए। अब ये जो 2 इंट्रो आपको 2 अलग तरीके से राजामौली जी दिखाते हैं, और बाहुबली जैसे फिल्म में शिवा का कैरेक्टर भी ऐसे इंट्रोड्यूस होता है, उसकी कन्वर्जेशन नहीं होती कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, जबकि आपको बताया जाता है शिवलिंग उठाकर भी कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो वही भल्लाल देव के कैरेक्टर को दिखाने से पहले उसका बाप उसकी बड़ाई करता है, उसका भाई उसकी बड़ाई करता है, उसका बेटा उसकी बड़ाई करता है, फिर बाद में वो उस गेंडे सांड को मारता है। अब अगर आपका जो कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है तो उन्हें कैसे दिखाया जाए, तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को दिखाने के लिए आपको कैमरा एंगल को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, यानी कि लो कैमरा एंगल में हमेशा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब राजामौली जी अपनी फिल्मों के अंदर लो एंगल को रख करके कैरेक्टर को कितना बड़ा कर देते हैं वो तो आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ तक तो हो गया कैरेक्टर्स का इंट्रो खत्म। अब कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हो, तो सबसे पहले बात करते हैं विलन की, क्योंकि राजामौली जी की फिल्मों के अंदर विलन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब विलन ही स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो भाई साहब हीरो पावरफुल आपको नजर आएंगे ना। बट प्रॉब्लम ये है कि राजामौली जी के जो विलन होते हैं वो बहुत ही ठरकी टाइप के होते हैं, यानी कि अब तक उनके जितने भी विलन थे उन सब ने औरतों के चक्कर में ही अपनी जान गंवाई है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मूवीज लाइक मगधीरा एंड मक्खी, बाहुबली,
एंड ट्रिपल आर। एंड यही से बनता है हीरो जो लेता है अपना रिवेंज। कभी वो माँ का रिवेंज लेता है, कभी वो गर्लफ्रेंड का रिवेंज लेता है, तो कभी वो अपनी पुरानी जिंदगी का रिवेंज लेता है। अब गुरु लोग देखो, इमोशंस एंड कैरेक्टर्स कंप्लीट है, तो अब आते हैं ट्रांजिशन के ऊपर। तो देखो 300 करोड़ की फिल्म में इस तरीके का ट्रांजेक्शन अगर दिखाया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा भद्दा नजर आएगा। इसीलिए राजा मौली जी खास तरीके का ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी फिल्मों के अंदर वैसे तो कॉमन होता ही है, बट फिर भी मुझे मेंशन करना पड़ रहा है कि उसके पीछे का रीजन है कि एस राजा मौली जी की फिल्मों में लोग साइमल्टेनियसली बात नहीं करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग बातचीत कर रहे होते हैं और राजा मौली जी बैक एंड फोर्थ उनकी कटिंग करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि एक लोकेशन के ऊपर कैरेक्टर आराम से बात कर रहा है, उसके बाद में नई लोकेशन पर नए कैरेक्टर नए तरीके से नए बात कर रहे होते हैं, और फिर बाद में वो इनके बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन कट लगाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो गुरु ये वो पहली ट्रिक है। एंड दूसरी ट्रिक आती है कि ऑब्जेक्ट के साइड में कैमरा रख कर उसे थोड़ा सा घुमा दे। ये भी एक तरीके का उनकी फिल्मों के अंदर ट्रांजिशन होता है। अब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कुछ इसी तरीके से लेकर के जाया जाता है। तो गुरु ये जो मैंने ट्रांजिशन आप लोगों को बताया ना, वो अगली बार आप कभी भी राजा मौली जी की फिल्मों के अंदर नोटिस करना। जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम इनकी किसी भी मूवी को देखोगे तो ये जो ट्रांजिशन है ना वो हर 2-3 मिनट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। बट खैर एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और एक्शन को मैं ज्यादा कवर करना नहीं चाहता। उसके पीछे का रीजन है कि एस राजा मौली जी अपनी फिल्मों के अंदर एक्शन डायरेक्टर अलग यूज करते हैं और इसीलिए उनका इनपुट कम होता है, एक्शन डायरेक्टर का इनपुट ज्यादा होता है। मगर आप लोग एक्शन को देखने के लिए ये चीज जरूर से देख सकते हो कि वो लोग कितनी बार भाला फेंक करके मारते हैं, एंड उनके कैरेक्टर्स हर एक पिक्चर के अंदर चेन से किस तरह से लड़ते हैं, एंड उनके कैरेक्टर्स लकड़ियों से कैसे फोड़ते हैं इंसानों को, या फिर उनकी किसी भी पिक्चर के अंदर स्लो मोशन किस तरह से दिखाया जाता है। तो चलो बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। अब जैसा कि मैंने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को बोला था कि पूरी की पूरी फिल्म डिपेंड होती है एक स्क्रीन प्ले पर। एक फिल्म बनने से पहले उसका स्क्रीन प्ले रेडी होता है कि आप फ्रेम में उस सीन के अंदर किस तरीके से लोगों को क्या प्रेजेंट करोगे, लोगों को क्या दिखाओगे। और एक प्रोड्यूसर जब आपका स्क्रीन प्ले पढ़ता है तब उसका इंटरेस्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो पन्नों को पढ़ते जाए और आपकी कहानी को कंप्लीट कर सके और आपकी फिल्म बन सके। और राजा मौली जी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। सारी की सारी फिल्मों का स्क्रीन प्ले आप लोगों को सेम ही नजर आएगा। 2 बुक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, जो कि एक स्क्रीन प्ले की सिंपल भाषा है, आपका काम आसान हो जाएगा। बुक नंबर 1 का नाम ये है सेव द कैट, एंड बुक नंबर 2 एसवाईडी फील्ड स्क्रीन प्ले। तो ये जो बुक्स है ना दोनों, वो स्क्रीन प्ले की एक इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि आज तक जितनी भी बड़े बजट की फिल्में बनती है ना वो इन्हीं के स्क्रीन प्ले को यूज करके बनती है। एंड राजा मौली जी भी इन्हीं बुक्स के स्क्रीन प्ले को यूज करते हैं। बट एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ऐसे राजा मौली जी इन बुक्स को पढ़कर मूवीज नहीं बनाते, बल्कि इन बुक्स के अंदर एक कॉमन फॉर्मेट लिखा हुआ है जो एस राजा मौली जी के स्क्रीन प्ले से हूबहू मैच खाता है। इवन लॉर्ड ऑफ द रिंग, स्टार वॉर्स एंड हैरी पॉटर से भी इंस्पायर्ड है। अब गुरु लोग देखो, जो मूवीज है ना वो 2 घंटे से ज्यादा की होती है, और स्क्रीन प्ले में जो आप लोगों को 120 पेजेस लिखने हैं। अगर आप लोग 2 घंटे की मूवी बना रहे हो तो अगर राजा मौली जी की बात करें तो मक्खी को छोड़ करके जितनी भी मूवीज है ऑलमोस्ट वो 3 घंटे की होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक, जहाँ पर राजा मौली जी अपना सेटअप जमाते हैं, जहाँ पे आपको कैरेक्टर बताया जाता है, कैरेक्टर का गोल वगैरह सब कुछ सेट कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है पेज नंबर 12, जो एक स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि इस स्पेशल मोमेंट के बाद में आपके हीरो की जर्नी बदलने वाली होती है। मक्खी फिल्म के अंदर वो स्पेशल मोमेंट होता है जब किच्चा सुदीप बिंदु को देखता है, फिर वो बिंदु की जिंदगी के अंदर आ जाता है। एंड बाहुबली फिल्म के अंदर वो स्पेशल मोमेंट होता है जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो म्यूजिक आता है। एंड ट्रिपल आर मूवी के अंदर ये जो ब्रिज वाला सीक्वेंस है जब भीम और राम एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। एंड उसके बाद में पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 25 तक आपका जो हीरो होता है ना वो एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कि राम और भीम की दोस्ती के बाद में वो दोनों की जिंदगी का डायनेमिक जो है ना वो चेंज हो जाता है। जब शिवा पहाड़ चढ़ जाता है तो वो अवंतिका को देखता है और अवंतिका के आसपास होने वाले एक्शंस को देखता है, मोटिव को देखता है, और एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है। वही मक्खी फिल्म के अंदर सुदीप की एंट्री के बाद में इन दोनों की जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है, और फिर बाद में
में पेज नंबर 30 आता है, जहाँ पर आप लोगों को लव स्टोरी बताई जाती है। राजामौली जी अपनी हर एक मूवी के अंदर उनकी लव स्टोरी को ना जो एक म्यूजिक के थ्रू बताते हैं, ज्यादा वक्त है ना जो बर्बाद नहीं करते हैं। एंड बाहुबली एंड मक्खी मूवी के अंदर जो है ना वो फर्स्ट सॉन्ग से जो लव स्टोरी सेट हो जाती है, बट नाटू नाटू सॉन्ग के अंदर जो है ना वो लव को दिखा दिया जाता है, बट लव स्टोरी सेट नहीं हो पाती। एंड इसी के बाद में शुरू होता है इंटरेस्टिंग पॉइंट। पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 55 तक उन चीजों को दिखाया जाता है जो आप ट्रेलर के अंदर दिखाओगे, जो आपकी मूवी का पोस्टर होगा और जिस वजह से ऑडियंस आपकी मूवी देखने के लिए आएगी। अब इतना सब पेज नंबर 55 तक चल रहा होता है। एंड पेज नंबर 55 पर आता है एक मिड पॉइंट यानी कि इंटरवल सीक्वेंस। बस इंटरवल के बाद में शुरू होता है पेज नंबर 55 से लेकर पेज नंबर 75 तक की जर्नी है, जिस जर्नी के अंदर जो बैड यानी कि जो फिल्म होता है वो हीरो के बहुत करीब आ जाता है। बाहुबली फिल्म के अंदर कटप्पा लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मक्खी फिल्म के अंदर सुदीप को पता चल जाता है कि कोई मक्खी है जो उससे बदला लेना चाहती है। एंड स्कॉट भीम से इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर बाद में भीम को वो टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब ये जो सब चीजें है ना वो 75 पेज तक ही चलती है। एंड पेज नंबर 75 एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी होता है, जहाँ पे ऑल इज लॉस्ट मोमेंट आ जाता है, मतलब सब कुछ कैरेक्टर जो है ना वो हार जाता है। अब जैसे कि RRR फिल्म के अंदर भीम भाग जाता है और राम को पकड़ लिया जाता है। अब बाहुबली फिल्म देखने के लिए जाए तो हम उसका ऑल इज लॉस्ट बाहुबली 2 को मानते हैं। अब जैसे कि अमरेंद्र की डेथ हो जाती है तो सब कुछ स्लो हो जाता है एंड फ्लैशबैक खत्म। तो ये जो है ना वो पेज नंबर 75 है। एंड अगर आप लोग मक्खी देखने के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो तांत्रिक को बुला लेता है और तांत्रिक को बुलाने के बाद में वो मक्खी के पीछे पड़ जाता है। अब देखो SS राजामौली की जो राइटिंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, यानी कि पेज नंबर 75 यहाँ था और वो अचानक से ड्रॉप होकर के यहाँ आ जाता है, क्योंकि 75 से लेकर अब तक जितना भी कुछ आगे होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन के अंदर तब्दील होने वाला है, मतलब क्लाइमेक्स की बैटल अब शुरू होने वाली है। तो फिर से ये जो स्टोरी है वो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। अब जैसे कि RRR फिल्म के अंदर राम को पकड़ लिया जाता है, कहानी नीचे जाती है और भीम को पता चलता है और वो छुड़ाने के लिए चला जाता है और फिर बाद में क्लाइमेक्स स्टार्ट हो जाता है। और वैसा ही कुछ सीन बाहुबली के अंदर भी होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद में वो स्पीच देता है और फिर बाद में जाकर के क्लाइमेक्स स्टार्ट हो जाता है। एंड इसी तरीके से SS राजामौली जी अपना जो है वो फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं। एंड ऐसा स्क्रीन प्ले आप लोग अगर कॉपी करना चाहते हो तो कुछ मत करो, सिंपली आप लोग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करो, इंटरवल लिखो और क्लाइमेक्स लिख दो। उसके बाद में जितने भी बीच के चेक पॉइंट्स है इन्हें टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ और आपकी फिल्म बन करके कंप्लीट हो जाएगी। एंड होप करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो है ना वो अच्छी लगी होगी, जब तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, अब तक के लिए बाय बाय।